स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड की बात हो रही थी। वॉइस क्लियर है मेरी? तो आयनिक कंपाउंड में आपको पता है NaCl का एग्जांपल हम लोग इन जनरली लेते हैं। Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी की वजह से ये ज्वाइन होते हैं और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बात हम सबको पता है। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं इन आयनिक बॉन्ड में एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी कि आयनिक बॉन्ड कब कब ज्यादा बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी का हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी का हो, मतलब एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी खासी हो और एक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा हो, तो इस कंडीशन में बनते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं ना, तो ये आयनिक बॉन्ड में आयंस जो अरेंज्ड होते हैं ये एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं और इस रेगुलर अरेंजमेंट में एक लैटिस बनता है, क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल लैटिस क्रिएट होता है। जैसे मान लो ये कोई क्यूबिकल लैटिस है, तो क्यूबिकल लैटिस का मतलब एक आयन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक इधर, एक इधर, एक आयन यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, ऐसे आयन्स अटैच होंगे। कुछ और पोजीशंस पे भी होते हैं, कभी कभी यहाँ बीच में भी होते हैं, अलग अलग तरीके के लैटिस होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आयंस का डिस्टेंस एक दूसरे से, या आप कह सकते हो इंटर पार्टिकल स्पेस फिक्स होता है जब ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस बनता है इसके लिए एक एनर्जी डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आज हम लोग इसकी बात करने वाले कि कौन सा क्रिस्टल ऐसा होगा जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सा ऐसा होगा जिसकी कम होगी, लैटिस एनर्जी कहते किसको है, कैसे कैसे बनेगा, कब बोलेंगे किसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी, ये बात करने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए। तो देखो लैटिस एनर्जी होता क्या है। हाँ, लैटिस एनर्जी क्या है, किस टाइप की एनर्जी है और क्या है। जैसे मान लो सोडियम का क्रिस्टल बनना है, इसका सॉलिड क्रिस्टल बनना है और इसका 1 मोल बने, इसके सॉलिड क्रिस्टल का 1 मोल तैयार करें हम, किसके थ्रू, इसके 1 मोल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं देयर आयंस इन गैसियस स्टेट। इसके आयंस को हम गैसियस स्टेट में ले लें और हम 1 मोल प्रिपेयर करें इसके लैटिस का, NaCl के लैटिस का, या कोई भी जो भी कंपाउंड है उसके लैटिस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी करती क्या काम है, लैटिस एनर्जी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्वाइन करके रखती है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके रखती है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो हमें बनाना है NaCl का क्रिस्टल, या NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी डिफाइन करनी है, तो Na+ गैसियस स्टेट में होना चाहिए,
Cl माइनस गैसियस स्टेट में होना चाहिए और ये कंबाइन करके NaCl सॉलिड क्रिस्टल का 1 मोल अगर प्रिपेयर करते हैं तो इस प्रोसेस में जितना भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? मतलब किसी भी क्रिस्टल का क्या बनाना है, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल का 1 मोल हमें प्रिपेयर करना है उसके आयन से, और उसके आयंस किस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस आयंस होने चाहिए। क्लियर? तो अगर हम और डेफिनेशन इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं हम लोग, जब हम लोग लैटिस बनाते हैं, लैटिस का 1 मोल बनाते हैं तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ये दोनों कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर ये एक सिस्टम बनता है स्टेबल। तो कभी भी जब कोई स्टेबल सिस्टम बनता है, जब भी स्टेबिलिटी का गेन होता है, केमिस्ट्री में याद रखेंगे, अगर स्टेबिलिटी मिल रही है इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी लो हो रही है। एनर्जी लो होने का मतलब है कि इधर एनर्जी लो है और इधर एनर्जी हाई है। भाई Na प्लस से और Cl माइनस कंबाइंड कर रहे हैं तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी हाई है, और कभी भी स्टेबिलिटी तभी मिलेगी, कोई चीज फॉर्म तब होगी जब एनर्जी लो होगी। तो इस तरफ पे एनर्जी लो है तभी ये सिस्टम बन रहा है स्टेबल, ये क्रिस्टल बन रहा है। तो अगर इधर एनर्जी हाई इधर लो है इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकलती है, और ये जो एनर्जी निकलती है उसी को लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी पर मोल के लिए डिफाइन की जाती है। कितने के लिए बताएंगे हम लोग? पर मोल के लिए। 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनेगा अपने आयन से जो गैसियस स्टेट में हो, तो इस अमाउंट को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब मान लो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम बोल सकते हैं। अगर NaCl का क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, और इसका हमने 1 मोल ले लिया और इसको हम ब्रेक कर दें, और ब्रेक किस में करें? अपने आयंस में ये ब्रेक हो जाए, और वो भी गैसियस आयंस में। जिस भी आयन से ये बना हुआ है उसके गैसियस आयंस में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्रिस्टल है अच्छा खासा। अब इसको आपको अगर ब्रेक करना है, इसके आयंस में ब्रेक करना है, वो भी गैसियस स्टेट में, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। जब कैलकुलेट करोगे इस प्रोसेस से या इस रिवर्स प्रोसेस से तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी अगर कंपाउंड सेम है तो। क्लियर? तो इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी आप कह सकते हो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ crystal of any compound dissociates into its gaseous ions. अब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे रिलीज ना होकर के आपको यूज्ड बोलना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। अब बात हो गई भाई आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल के लैटिस एनर्जी होती है, गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, गैसियस से बनना चाहिए, 1 मोल क्रिस्टल का बनना चाहिए तब, या 1 मोल को ब्रेक कर रहे हैं और गैसियस आयंस में तोड़ रहे हैं तब उसको एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। अब ये जो लैटिस एनर्जी है इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो इसके कैलकुलेशन के लिए कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे से। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन की जैसे ही बात आती है एक नेम हमेशा आता है सामने, इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर
साइकिल। लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो क्या किसकी बात करते हैं हम लोग, किसके थ्रू करेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू करेंगे। अब क्या है बॉर्न हैबर साइकिल ये समझते हैं। देखो भाई, अब इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लें, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कोई कंपाउंड है उसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे हम लोग। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ये भी रिलीज होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of compound formed from its constituent element in their pure or stable state। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड आप बनाओ और उसका कितना बनाना है आपको, 1 मोल बनाना है। और किससे बनाना है, वो कंपाउंड जिस भी पार्टिकल से बना हुआ है, जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, उसके एलिमेंट की स्टेबल स्टेट होनी चाहिए, प्योर स्टेट होनी चाहिए, मतलब नेचर में वो जिस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हो। सपोज अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है NaCl के लिए, अभी हमने एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी की बात की, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन की अगर बात करो तो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में मिलता है। और ये दोनों कंबाइंड करेंगे तो NaCl बनाएंगे, NaCl सॉलिड। इसका 1 मोल अगर बना रहे हो हम, अब आप देखो अगर रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पे Na1 है, यहाँ भी Na1 है, यहाँ Cl2 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हाफ कर देते। तो इसमें जो भी एनर्जी, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा HF ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। 1 मोल बनाना है किसी भी कंपाउंड का सॉलिड, और किससे बनाना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको बनाना है जिस भी स्टेट में वो नेचर में प्रेजेंट होता है, वही उसकी स्टेबल स्टेट होती है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए अगर लिखना है हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन होता है गैसियस फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। तो अगर सॉलिड आप एक लेते हो और एक गैसियस एटम लेते हो, उसको कंबाइंड करा के अगर 1 मोल क्रिस्टल आप बनाते हो NaCl का, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में इन दोनों को ऐड करके NaCl सॉलिड बना रहे हो 1 मोल, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन लैटिस एंथैल्पी में क्या हुआ था, लैटिस एंथैल्पी में NaCl के क्रिस्टल का 1 मोल बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, वो आयंस होने चाहिए और किस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। दोनों में डिफरेंस समझ आया। कि इसमें याद रखना है एलिमेंट जिस भी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होता है, स्टेबल जो उसकी स्टेट होती है सबसे ज्यादा, उसमें उससे बनाना है हमको। और लैटिस एंथैल्पी जब डिफाइन करोगे तो उसके आयंस होने चाहिए, और वो भी कैसे होने चाहिए, गैसियस स्टेट। अब बॉन्ड हैबर साइकिल की बात कर लेते हैं। ये Na सॉलिड है हमारे पास और हाफ Cl2 गैस है, इससे हमने बनाया NaCl सॉलिड। अब इसमें जो भी एनर्जी लगी उसको हमने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl।
क्लियर है यहां तक बात? अब देखो, एक प्रोसेस तो ये है, ऐसे सीधे सीधे हमने रिएक्शन से दिखा दिया, लेकिन Na सॉलिड जो हमारे पास होता है, उस Na सॉलिड से सीधे सीधे क्रिस्टल ऐसे बनता नहीं है। ये तो हमने रिएक्शन दिखा दिया। एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे है, देखो यही प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले Na सॉलिड जो होता है वो Na गैसियस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर हम लैटिस बनना है, इसका क्रिस्टल बनना है, सॉलिड क्रिस्टल बनना है, तो पहले ये सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो। जब कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी लगती है। क्लियर है बात? और ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है, कहीं पे भी जब एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। मान लो 50 जूल देना पड़ा आपको, तो +50 लिखो, ठीक है। अब ये सॉलिड है और ये गैसियस है, लेकिन अगर हम लैटिस एंथैल्पी डिफाइन कर रहे थे तो आयंस होने चाहिए, और वो भी गैसियस होने चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इस Na से हमको Na प्लस गैसियस बनाना है। Na से Na प्लस गैसियस बनाना है। तो आपको पता है कि Na जो है, इससे अगर आपको Na प्लस गैसियस बनाना है, तो अब आप क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे, तभी तो Na प्लस बनेगा। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये हम लोग। और ये भी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अब लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो चीजें चाहिए थी, Na प्लस गैसियस हमारे पास बन गया। उसमें हमको कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ा, उसमें हमको एक सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी, एक आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी बात कर लेते हैं। Cl भी तो चाहिए गैसियस, तो हाफ Cl2 गैसियस है हमारे पास, ये तो गैसियस है। तो अब हमें चाहिए Cl माइनस गैसियस। तो ये जो Cl2 है, ये Cl और Cl इस तरीके से होगा। तो जब इसको ब्रेक करना होता है ना, ये बॉन्ड है, तो इसको जब ब्रेक करना होता है तो एक अलग तरीके की एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये भी हमें देनी पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी, डी भी बोलते हैं, या तो बी डी ई बोलो या डी बोलो, दोनों में से। ये कौन है? ये कौन है भाई, सोनी? अच्छा अच्छा। कैसे? आज 4 बजे क्लास होती है, क्यों बच्चों? आज आज तो वो है ना, क्या है, फ्राइडे MWF में तो वो होती है ना, 2:30 पे। नहीं, हम MWF में 2:30 रहेगी, और TTS में वो चलती है, और वो TTS में कभी कभी नहीं भी रखती हूँ, जैसे कल नहीं थी। ठीक है। तो ये Cl2 आपका ब्रेक होता है पहले, क्योंकि ये Cl सिंगल बॉन्ड में है, तो पहले इसका बॉन्ड ब्रेक होता है। तो वहां पे हमें आनी लगती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE बोलते हैं या DE भी बोलते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर हमें चाहिए एक Cl माइनस, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मान लो कुछ भी अमाउंट है, 50 किलो जूल है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें कितना मिलेगा, 2 Cl एटम मिलेंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ Cl2 लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लगेगा एनर्जी का जो अमाउंट यूज होगा वो लगेगा हाफ BDE, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी आपको सप्लाई करना पड़ता है। तब इसके बाद हमको एक Cl गैसियस मिलता है।
अब हमें इस Cl गैसियस से बनाना है Cl माइनस गैसियस। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है, EGE बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं इसको। ये पहले इलेक्ट्रॉन जब गेन करना होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई भी एलिमेंट तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या EGE, ये जो होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको देनी नहीं पड़ती है, बाहर निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इसलिए इसको माइनस साइन लेते हैं। मतलब एनर्जी गिवन होगी तो आपको प्लस साइन देना है, और एनर्जी आपका अगर बाहर निकल रही है उस प्रोसेस में तो आपको उसको माइनस साइन देना। तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे हम लोग जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। अब Cl माइनस गैसियस बन गया। अब Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस जब ये दोनों कंबाइंड करके 1 मोल ये बनाते हैं सॉलिड NaCl क्रिस्टल, तब यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और यहाँ पे भी एनर्जी लगेगी नहीं, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है बात? अब ये दोनों कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके NaCl सॉलिड 1 मोल बनाएंगे। अब डेल्टा HF वाली जो एनर्जी थी वो थी ये वाली। अगर आप डायरेक्टली लिख दो सॉलिड और गैस से बनना है सॉलिड का 1 मोल कंपाउंड का। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेस दिखाया गया है पहला, और ये दूसरा प्रोसेस दिखाया गया है। पहुंच कहां पे रहे हम लोग, Na सॉलिड्स और हाफ Cl2 गैसियस से NaCl 1 मोल क्रिस्टल बना रहे हैं। एक पाथवे ये है जिसमें जो एनर्जी का अमाउंट है उसको डेल्टा HF बोल रहे हैं, और एक रास्ता एक प्रोसेस वो है जिसमें पहले सॉलिड को गैस, फिर गैस को आयन, यहाँ पे पहले गैस को एक एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि Cl2 है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, फिर इसको Cl माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब ये दूसरी एनर्जी लग रही है। इतनी सारी एनर्जीज को यूज करके फिर यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी को यूज करके तब हम यहाँ पे पहुंचे। क्लियर है बात? दोनों में काम एक ही किया जा रहा है, इससे इससे मिलके ये बन रहा है। एक में इतना लंबा प्रोसेस है, ये सारा यूज करके तब ये बन रहा है, और एक में ये सीधे सीधे यूज करके बन रहा है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, एक थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, मान लो ए से डी बनना है, ठीक है, तो ए कोई सब्सटेंस है, इससे डी बनना है। अब यहाँ पे ए से डी बनने में मान लो आपको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। मान लो आपको 50 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है सपोज, इतने, ठीक है। तो हेस लॉ कहता है कि ए से जब डी बना रहे हो तो 50 किलो कैलोरी एनर्जी अगर आपको देनी पड़ रही है तो ए से डी इस प्रोसेस से बनाओ या कोई और प्रोसेस ले लो, ए से पहले बी बनाओ, फिर बी सी में कन्वर्ट हो, फिर सी से डी बने। मतलब ये लंबे प्रोसेस से अगर हम चले गए, इस प्रोसेस से जाओ, अल्टीमेटली इनिशियल ये है कि आपको ए से स्टार्ट करना है और प्रोडक्ट फाइनल क्या बनना है, डी बनना है। अब वो किसी भी पाथवे से आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करो, ए से डायरेक्टली डी बना लो या बी बनाया फिर सी बनाया फिर सी से डी बना, तो मतलब इस पाथवे से गए, तो इसमें जितनी टोटल एनर्जी लगेगी सेकंड वाले पाथवे में, वो भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 50 किलो कैलोरी। मतलब कोई प्रोसेस अगर किया जाता है और उसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तब वो किसी भी पाथवे से किया जाए, मतलब किसी भी प्रोसेस से किया जाए, उसमें टोटल जितना भी एनर्जी यूज होगा या निकलेगा वो अमाउंट सेम रहता है हमेशा। क्लियर है बात? ये है हेस लॉ।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग हेस लॉ को अप्लाई करेंगे। एक पाथवे ये था Na सॉलिड से, हाफ Cl2 गैसियस से NaCl 1 मोल बना रहे थे, यहाँ पे डेल्टा HF यूज हो रही थी। और एक पाथवे ये था जिसमें ये सारी एनर्जी यूज हो रही थी, पूरी ये लैटिस एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कैसे करना है? पाथ 1 का जो भी एनर्जी है दैट इज इक्वल टू होगा पाथ 2 का एनर्जी। तो पाथ 1 की एनर्जी तो सीधे सीधे डेल्टा HF थी, आपको पता है। इसको तो हमने डेल्टा HF लिया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये लिया था। और पाथ 2 में क्या था? पार्ट 2 में बहुत सारी एनर्जी थी, कौन कौन सी थी देख लेते हैं। सब्लिमेशन था पॉजिटिव में, आयनाइजेशन एनर्जी थी पॉजिटिव में, फिर उसके बाद हाफ BDE था पॉजिटिव में, फिर EA था निगेटिव में, और फिर उसके बाद लास्ट में जाके लैटिस एंथैल्पी था, ये भी निकलता है, तो इसको भी हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये एनर्जी निकलती है लैटिस एंथैल्पी। तो लिख लेते हैं सबको। डेल्टा HF इज इक्वल टू पाथ सेकेंड में कितना क्या क्या यूज हुआ। सबसे पहले पाथ सेकेंड में यूज हुआ सब्लिमेशन, फिर उसके बाद यूज हुआ आपका आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद यूज हुआ आपका हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? EA, उसको माइनस में लिया है, माइनस में इसलिए लिया क्योंकि वो क्या हो रहा है, देना नहीं पड़ रहा है, आपका निकल रहा है। EA हो गया, और EA के बाद क्या हुआ? EA के बाद लैटिस एंथैल्पी हुआ, क्योंकि ये भी रिलीज हो रहा है। क्लियर? तो अगर आपको लैटिस एंथैल्पी निकालना है तो लैटिस एंथैल्पी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं हम लोग। ये डेल्टा HF को इधर ले आते हैं, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये सब। क्लियर है बात सबको? तो लैटिस एंथैल्पी क्या क्या यूज करके निकाला? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और लैटिस सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन। इतनी सारी चीजों को यूज करके हमने लैटिस एंथैल्पी निकाला। स्कूल वाले एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। आप देते करते क्या है, इसमें से कोई भी सारे टर्म दे देंगे, कोई एक टर्म पूछ लेंगे आपसे। कई बार ऐसा होता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, आपका लैटिस एंथैल्पी वगैरह दे देते हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये सारे जो होते हैं वो पर मोल निकालने जाते हैं। कभी कभी जैसे मान लो आपको लैटिस एंथैल्पी दे दिया किसी भी कंपाउंड का, मान लो सपोज आपको लैटिस एंथैल्पी दे रहे हैं LiF का, लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी दे दिया इन्होंने, बोला 50 किलो जूल पर ग्राम। अब क्वेश्चन में आपको लगाना है, तो क्वेश्चन में आप कभी भी पर ग्राम यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में जितनी भी एनर्जीज होंगी ना, ये सब पर मोल दिया जाता है, मतलब एक मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपको तो क्वेश्चन में अगर पर ग्राम दे दिया तब आपको पर मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर 1 ग्राम के लिए दी हुई है, LiF के 1 ग्राम के लिए सपोज मान लो 50 किलो जूल लैटिस एंथैल्पी है, तो LiF का अगर मोलर मास के लिए निकालना हो, पर मोल का मतलब मोलर मास के लिए कैलकुलेट करना, तो मोलर मास के लिए निकालना हो तो पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिथियम का 7 होता है और फ्लोरीन का होता है प्रॉक्सी 18, तो टोटल मोलर मास इसका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 ग्राम के लिए अगर 50 दिया हुआ है तो 25 ग्राम के लिए आप निकाल लोगे एनर्जी।
ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आएगा आपका पर मोल एनर्जी। क्लियर है बात? तो इन चीजों को किस में यूज करना है? पर मोल में। अगर कोई चीज पर ग्राम में दी हुई है किसी के लिए तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके पर मोल में निकालें और इस तरीके से कैलकुलेशन। अब देखो मान लो ये तो NaCl था, कोई ऐसा आपको दे दे जिसमें पॉजिटिव वाले आयंस, डबल पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें हो, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें हो, तब कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे मान लो अभी हमने एग्जांपल NaCl का लिया था, अब हम एग्जांपल ले लें CaO बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्रिस्टल बनाना है 1 मोल। तो CaO हमको सॉलिड बनाना है, कितना? 1 मोल बनाना है। तो ये बनेगा कैसे? हमें पता है कि CaO सॉलिड जो बनता है, इसकी अगर एलिमेंटल स्टेट देखो तो कैल्शियम तो सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, वो भी गैस। तो इसको हाफ कर दे भाई, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है बैलेंस करने के लिए। ये बात क्लियर है? इक्वेशन लिख ली हमने। अब इसको हमने लिख दिया डेल्टा HF ऑफ CaO। अब क्या करना है? जैसे NaCl में प्रोसेस किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो एक पाथवे तो ये हो गया, दूसरा पाथवे स्टार्ट करें, इसको सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट करें? ये सॉलिड है तो पहले गैस में कन्वर्ट करो। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी हो गई, ये दिया हमने इसलिए प्लस में लिख दिया। हाँ देंगे ना, ये तो मैं एक सिंबॉलिक आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन अगर करवाएंगे निकलवाएंगे तो देंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है, अगर इसको देखो जैसे हम NaCl को देखते थे तो ये बनता था Na प्लस और Cl माइनस से, एक एक चार्ज होता था। लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्साइड को देखो तो इस पे Ca पे +2 चार्ज और O पे -2 चार्ज होता है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। इतनी बात सबको समझ आती है? तो अब पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो Ca+ बनेगा गैसियस। तो यहाँ जब फर्स्ट के लिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी होती है तो IE1 लिखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1। और फिर उसके बाद आपको क्योंकि Ca+2 चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़ेगा। तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी IE2। ये दोनों केसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव लेते हैं। Ca+2 गैसेस बन गया। यहां तक बात आ गई। अब ऑक्सीजन का बनाना है तो ½ O2, यहाँ पे भी O डबल बॉन्ड O है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी यहाँ पे पहले। तो ½ BdE जब आप दोगे तब ये सिंगल O गैसियस बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? O-2 बनाना है, -2 चार्ज वाला। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन दो। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनर्जी निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं -EA1, इसको माइनस साइन। जब एनर्जी आप दोगे तो पॉजिटिव लो, जब एनर्जी निकलेगी किसी उसमें तो माइनस। अब इससे क्या बन गया? O- गैस। लेकिन हमें चाहिए क्या फॉर्मेशन के लिए? O-2, तो एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी पहला इलेक्ट्रॉन आप देते हो तब तो एनर्जी निकलती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हो तब एनर्जी निकलती नहीं है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस पे माइनस चार्ज पहले से हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और आप दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे खुद ही माइनस चार्ज होता है तो रिपल्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है,
तब आप क्या करते हो, आप एनर्जी सप्लाई करते हो बाहर से, उसको आप बोलते हो EA2। क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि जो सेकंड एंथैल्पी लगानी है आपको, एफिनिटी लगानी है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव लेनी है आपको। और फर्स्ट वाली कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है, क्योंकि पहले वाले में निकलेगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज आ गया है तो रिपल्शन क्रिएट होगा, तो आपकी बार एनर्जी निकलेगी नहीं, आपको देनी पड़ेगी। तो ये बनेगा O-2 गैसेस। अब ये दोनों जब कंबाइंड करेंगे और बनाएंगे ये, तब आपकी लैटिस एंथैल्पी निकलेगी। तो इसका मतलब यहां और यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक पहुंचने में आपकी इतनी सारी एनर्जी, ये सारी की सारी, SE लगा, IE1 लगा, IE2 लगा, LE निकला, ये हाफ BD लगा, ये आपका ये वाला आपका निकला और ये वाला आपका यूज हुआ। तो इतना सारा एनर्जी सेकेंड प्रोसेस में लगा और फर्स्ट वाले में ये दोनों का अमाउंट सेम होगा, क्योंकि जब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर दे। अब इसमें से कोई भी सारे टर्म दे करके एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आराम से लिख सकते हैं डेल्टा HFCAO इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले सब्लिमेशन लगा, फिर IE1 लगा, फिर IE2 लगा, फिर हाफ BDE लगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर EA1 निकला इसलिए -1, फिर EA2 फिर से देना पड़ा, फिर लैटिस एंथैल्पी निकला इसलिए माइनस, और ये सारा आपका मिल के बन गया क्या, डेल्टा HF ऑफ CO। अब लैटिस एंथैल्पी निकालनी है तो निकाल लेंगे। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में इसमें आपको कोई भी टर्म दे देंगे और एक टर्म निकालना होगा, वैल्यूज गिवन होंगी, बस ध्यान क्या रखना है आपको, रिमाइंड क्या रखना है, कैलकुलेशन शुड बी पर मोल, पर मोल के लिए निकालना है, ठीक। अब आपको एक होमवर्क दे दूं, ये जो हमने साइकिल बनाया है इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, ये जो पूरा साइकिल बनाया है ना, तो अब आपको यही बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है ऐसे एनर्जी के टर्म्स में, Al2O3 के लिए। Al2O3 आपको सॉलिड बनाना है 1 मोल। अब आपको बॉर्न हैबर साइकिल लिख करके मुझे दिखाना है नेक्स्ट टर्न पे। अब देखो ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की, अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, क्या चीज पूछी जाती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका लैटिस एंथैल्पी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, तो वो देख लेते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो Na+ है, Cl- है, ये गैसियस गैसियस है, और ये कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाते हैं 1 मोल। तो इसी में तो एनर्जी जो निकलती है उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो प्लस है और माइनस है इनके बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, मान लो कोई एटम, कोई आयन है A और कोई आयन है B, उन दोनों के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जब आप क्रिस्टल बनाओगे तो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, मतलब लैटिस एंथैल्पी उसकी उतनी ही हाई होगी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है
तो लैटिस एंथैल्पी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइंड कर रहे हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है किसी के बीच में तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? अब टू चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप पढ़ोगे इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो ये होता है K Q1 Q2/r²। ये एक कांस्टेंट है, इससे अपने को उतना मतलब नहीं है अभी, अपने को मतलब इस। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अगर ब्रेक करके लिख लें तो ऐसे लिख सकते हैं r² के। यस और नो? ठीक है, तो और आपने ये भी पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है आयंस के बीच में तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हम लैटिस एंथैल्पी भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिस एंथैल्पी चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैटिस एंथैल्पी डिस्टेंस के। अच्छा, जब कैलकुलेशन वगैरह किया गया तो ऐसा देखा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन लैटिस एंथैल्पी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r² के। ठीक, क्लियर है इतनी बात? इसको ऐसे भी लिखा जाता है लैटिस एंथैल्पी Z+ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैटिस एंथैल्पी Z- के भी डायरेक्टली। Z+ का मतलब है आप कह सकते हो चार्ज ऑन कैटायन और Z- बोल सकते हो चार्ज ऑन एनायन, और रेडियस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो अब कंपैरेटिव क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। क्या लाइन याद रखनी है कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस कम हो रहा है। अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे देखेंगे हम लोग? डिस्टेंस हम लोग देखते हैं रेडियस से कि उसकी रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है, रेडियस ऑफ एनायन कितना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो यहाँ पे कोई तुम छोटा एटम लेते हो A और ये छोटा एटम है B। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो है 50 पिकोमीटर और इसकी रेडियस है 52 पिकोमीटर, दोनों छोटे छोटे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो यहाँ पे लग रहा है सपोज 50 न्यूटन। ठीक, अब हमने क्या किया, रेडियस बढ़ा दिया, एक तो मान लो 50 रखा और दूसरे को हमने कर दिया 100 पिकोमीटर, तो इसकी रेडियस अब बड़ी हो गई ना। तो देखो, जब कंपेरेबल है रेडियस तो एक दूसरे के पास आएंगे, कंबाइंड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप रेडियस बढ़ा दोगे ना, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इन सब के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा रेडियस बढ़ने के साथ साथ, वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लैटिस एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एलई भी क्या हो जाएगा, डाउन। तो बात समझ आती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ा एटम ले लोगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा बीच का, और डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा दोनों पार्टिकल के बीच का तो लैटिस एंथैल्पी अपने आप डाउन हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर?
अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। जैसे मान लो हमारे पास है Na2O है, MgO है और Al2O3, 3 कंपाउंड दिए हुए और बोल रहे हैं लैटिस एंथैल्पी के ऑर्डर में अरेंज करना। किसका सबसे कम फिर किसका ज्यादा, ऐसे करके। ठीक, तो देखो जब भी कभी भी आपको इस तरीके के ऑर्डर में वो करना है तो सबसे पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं। जो भी कंपाउंड है उसको ब्रेक करो। Na2O है तो इसको ब्रेक करते हैं। अब इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Na प्लस, ब्रेक करने का मतलब वो किस आयन से बना हुआ उसमें ब्रेक करो, O-2। देख पा रहे हो। अब दूसरे को देखो, MgO को ब्रेक करते हैं तो ये बना होता है Mg+2 और O-2 से। अब तीसरा है आपका Al2O3, इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो देखते हैं 2Al+3 और 3O-2 से बना हुआ है। तो अगर हम देखें, इनके नंबर्स पे नहीं जाते, इनके नंबर से मतलब नहीं है हमें, मतलब है कौन सा आयन कितने नंबर में, उससे मतलब नहीं है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, आगे वाले नंबर से। हमें क्या देखना है कि कौन सा आयन बन रहा है। अब तीनों केसेस में अगर देखो तो ये कॉमन है, O-2 यहाँ भी बन रहा है, O-2 यहाँ भी बन रहा है, O-2 यहाँ भी बन रहा है। तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो तो सभी में है, तो वो उसके इफेक्ट को हम ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो तीनों में ही है तो कॉमन काम करेगा। अब डिफरेंट फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे आपका है Na+, यहाँ पे आपका है Mg+2, यहाँ पे आपका है Al+3। अब लैटिस एंथैल्पी के लिए दो ही फैक्टर मैंने बताया कि अगर रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब देखो चार्ज अगर देखो तो चार्ज किसका ज्यादा है, Na+ का सबसे कम है और Mg+2 पे 2 यूनिट है और Al+3 पे 3 यूनिट है। देख पा रहे हैं सब लोग, यानी पहले वाले कंपाउंड में चार्ज सबसे कम पॉजिटिव पे और दूसरे कंपाउंड में पॉजिटिव पे उससे कम और तीसरे कंपाउंड उससे ज्यादा और तीसरे में उससे ज्यादा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर देखो तो लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, यही ऑर्डर होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी का, चार्ज के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो। लेकिन अभी मैंने बताया कि आपको रेडियस भी देखनी है, तो रेडियस भी देखनी है तो कैसे देखें, रेडियस तो दिया नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो रेडियस में देखते हैं कि सेम अगर पीरियड के हैं एलिमेंट तो रेडियस वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, देखो नेग्लेक्ट करने का क्या रीजन होता है, क्योंकि अगर सेम पीरियड में एलिमेंट है ना, सेम पीरियड के मतलब एक ही लाइन में इधर पीरियोडिक टेबल के, तो इनकी रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत मेजर वे में डिफर नहीं करती है, मतलब जब Na+ का एक्सपेरिमेंट से देखा जाएगा, Mg+2 का रेडियस देखा जाएगा और Al+3 का रेडियस देखा जाएगा तो तीनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में सबसे पहला सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर Al+3 आता है, तो इनके रेडियस अप्रॉक्सी सेम होते हैं। इसलिए रेडियस वाले फैक्टर को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। सबसे पहले O-2 सब में था तो उसको नेग्लेक्ट किया, फिर उसके बाद पॉजिटिव पे फोकस किया, पॉजिटिव में सबसे पहले चार्ज को देखा तो चार्ज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चार्ज इस पे है तो इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इस रूल से हमने निकाला। दूसरा फिर हम रेडियस से देखना चाहते हैं कि किसका रेडियस ज्यादा किसका कम, तो देखा कि तीनों जो हैं ये थर्ड पीरियड के हैं तो
एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट होता, अगर डिफरेंट के होते तो रेडियस में चेंज आता। यहाँ पे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट है तो रेडियस क्या होती है, अप्रॉक्सी सेम होती है, इसलिए इस फैक्टर को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें आंसर किसकी बेसिस पे देना था इस क्वेश्चन में, चार्ज की बेसिस पे। तो चार्ज की बेसिस पे आंसर ये है। सबको क्लियर है? जिस पे चार्ज ज्यादा उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया Na, हाँ तो एल्युमिनियम का ही तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा बोल रहे हैं, देखो ठीक है। NaF है, MgF2 है और AlF3 है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया भाई, इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको भूल जाओ, इसको भूल गए। डिफरेंट क्या है, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया काइंड ऑफ। रेडियस अप्रॉक्स सेम होगा क्योंकि सेम पीरियड के। रीजन क्या है, सेम पीरियड के। तो जब जो चीज सेम हो गई, जैसे यहाँ पे F माइनस सब में है तो सेम है, तो इसलिए वो फैक्टर सब में काम करेगा, इसलिए कॉमन फैक्टर हो गया, तो उससे हम लोग आंसर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, Al प्लस 3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि चार्ज इसमें सबसे ज्यादा है, Mg प्लस 2 उससे कम, Na प्लस उससे कम। तो अपनी लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, AlF3 की, फिर MgF2 की, फिर सबसे छोटी किसकी होगी, Na। क्लियर? एक और कर लेते हैं अब तो। Li2O है हमारे पास और Li3N। यहाँ पे भी देखो, अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये Li प्लस बनाएगा और ये O माइनस 2 बनाएगा। इसको ब्रेक करोगे तो ये Li प्लस 3 बनाएगा और ये N बनाएगा, N माइनस 3 बनाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। और ये प्लस 3 मैंने क्यों लिख दिया, ये प्लस 1 बनाता है। ये प्लस 1 वाला बनाएगा और ये प्लस 3 वाला, प्लस 1 वाला 3 बनाएगा और ये बैलेंस करके लिख दिया। क्लियर है? तो इस आगे वाले नंबर से तो हमें मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एटम से मतलब नहीं है। अब लिथियम इसमें भी है, लिथियम इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको भूल जाते हैं। डिफरेंट फैक्टर कौन सा है, ये दोनों डिफरेंट है। तो इस पे चार्ज देखो -2 और इस पे चार्ज देखो -3, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें चार्ज दिखाई दे रहा है 2 यूनिट और यहाँ पे हमें चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे 3 यूनिट। जैसे वहां पे था Mg प्लस 2 और Al प्लस 3। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर देखो, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए। यस और नो? अब रेडियस फैक्टर पे फोकस करते हैं। रेडियस फैक्टर को अगर देखो, चार्ज फैक्टर के अकॉर्डिंग देखो, तो Li3N की लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। रेडियस फैक्टर को देखते हैं भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही किसमें होते हैं, सेकेंड पीरियड। एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसमें 2 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 5, तो सेकेंड पीरियड हो गया ना। शेल नंबर होता है सेकेंड पीरियड, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, तो दोनों सेकेंड पीरियड के, तो रेडियस वेक्टर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अप्रॉक्स सेम होंगी।
तो चार्ज फैक्टर को देखना पड़ेगा और चार्ज फैक्टर के अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा होगी, Li3n की। क्लियर है बात? तो आंसर क्या होगा, Le of Li3n is high। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फैक्टर से आंसर डिफरेंट आ जाता है, समझ रहे? तब उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमें देखना पड़ता है, तब उस केस में हम किससे डिसाइड करें, तो उसमें हम देखते हैं चार्ज से डिसाइड करते हैं। डिस्टेंस का फैक्टर उतना इम्पैक्ट डालता नहीं है, अगर दोनों अपोजिट फैक्टर आ गए तो हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज से देखना पड़ता है। जैसे मान लो ये NaCl है और KCl है, इसमें बता दो जल्दी से, कौन बताएगा? Na होगा, क्यों? हाँ देखो, ये कॉमन है, Cl तो इसको भूल जाए, यहाँ पे है Na+, यहाँ पे है K+, ठीक। चार्ज भी सेम है, देखो +1 चार्ज है, यहाँ पे भी +1 चार्ज है, तो चार्ज फैक्टर तो काम करेगा नहीं, सेम है, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब रेडियस वेक्टर को देखें, सोडियम को अगर देखो तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 281 हो गया, ठीक। तो और अगर सोडियम प्लस की हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 28 हो गया, ठीक है। अब अगर पोटेशियम की बात करो तो पोटेशियम प्लस बन रहा है, तो पोटेशियम का तो होता है 2881। अब इसका कितना हो गया पोटेशियम प्लस का, 288। तो आप देख रहे हो शेल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे शेल 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं। अगर ओरिजिनल एटम को देखो तो ओरिजिनल में आपके यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 4 शेल है, तो सीधे सीधे रेडियस का डिफरेंस आएगा। जब शेल बढ़ता है तो रेडियस का डिफरेंस आता है, मतलब पीरियड चेंज तो रेडियस का डिफरेंस आएगा। ये एलिमेंट है आपका थर्ड पीरियड का, और ये एलिमेंट है आपका फोर्थ पीरियड का। तो जब पीरियड बढ़ता है, नीचे आते हैं तो शेल बढ़ती है, इसलिए रेडियस ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अब रेडियस फैक्टर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि सोडियम प्लस का रेडियस कम होगा इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ पोटेशियम, क्योंकि इसमें कितने शेल हैं आपके 3, और इसमें शेल कितने हो गए, 4 हो गए पोटेशियम। तो अब आपका जिसका रेडियस ज्यादा, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका लैटिस एंथैल्पी कम। यही आंसर बताया था किसी ने, किसने बताया था? क्लियर? अब एक केस कर लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन, NaF, NaCl, NaBr, जल्दी से बताओ, ये बता दोगे, ये कंफ्यूजन वाला नहीं, किसका ज्यादा किसका कम? ये तो कॉमन है Na। फ्लोरीन बचा, क्लोरीन बचा, ब्रोमीन बचा, तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी? चार्ज सब में सेम है, देखो चार्ज -1 है, रेडियस देखो किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा रेडियस के मामले में, और क्लोरीन उससे बड़ा, और ब्रोमीन सबसे बड़ा। तो जिस रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रेडियस सबसे बड़ा उसका लैटिस एंथैल्पी सबसे छोटा।
तो लैटिस एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी? NaF की सबसे ज्यादा, फिर NaCl की, फिर NaBr। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे तो है ही नहीं कोई। अब वो वाला फैक्टर देख लेते हैं जिसमें दोनों से आंसर अलग अलग निकलता है, तब वहां पे क्या करें। जैसे NaF दे दिया और MgCl2 दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा Na+F-, और इसको ब्रेक करोगे तो ये Mg+2 और Cl- बना देगा, ठीक। अब देखो ये F- है और ये Cl- है। इन दोनों को अगर देखो तो चार्ज की अगर बात करो तो चार्ज डबल हो रहा है सीधे, यहां से यहां जाने पे। भाई यहाँ +1 चार्ज था, यहाँ पे +2 हो गया। इसको भी देखो अगर, तो यहाँ पे -1 चार्ज था, यहाँ पे -2 हो गया। या इसमें चार्ज तो -2 नहीं हुआ, ये तो 2 बने हैं ना, तो ये -2 नहीं बोलेंगे। निगेटिव वाले में तो चार्ज सेम टू सेम है, -1। लेकिन पॉजिटिव वाले में अगर देखो तो डबल हुआ है, ये तो -1 का -1 ही है, चार्ज तो इतना ही है। यहाँ पे चार्ज में +1 से +2 हो गया, तो चार्ज अगर डबल हुआ है तो चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? Li बढ़ता है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग MgCl2 का लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaF के। यहां तक बात क्लियर है सबको? शुड भी ऐसा होना चाहिए अभी तक। अब रेडियस देख लेते हैं। रेडियस अगर देखें, हम रेडियस फैक्टर को कंपेयर करें दोनों कंपाउंड के, तो Na+ को देखो और Mg+। हाँ जी। हम्म। यही तो बताने जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं Na+ और Mg+2 है, तो ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी थर्ड पीरियड का है, तो रेडियस में, इनकी रेडियस में तो ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो R को आप क्या कर सकते हो? R फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव वाले को देख लो, एक में F- है और दूसरे वाले में क्या था? Cl-। भाई इसमें F- है, इसमें Cl- है, तो यहाँ पे तो रेडियस चेंज होगी, क्योंकि F में क्या होता है, यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड जैसे ही चेंज होता है वैसे रेडियस बढ़ती है तेजी से, तो यहाँ पे रेडियस बढ़ गई, इंक्रीज कर रही है। अब आपको पता है कि लैटिस एंथैल्पी किसके ऊपर? रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब जिसका रेडियस कम उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब अब दोनों देखो अपोजिट आ गए। ये वाला फैक्टर, चार्ज वाला फैक्टर बता रहा है कि MgCl2 का ज्यादा होना चाहिए और रेडियस वाला फैक्टर बता रहा है कि NaF का। अब कैसे डिसाइड करें? देखो तब कैसे डिसाइड करते हैं, तब हमें ध्यान रखना होता है कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है ज्यादा? चार्ज। क्योंकि चार्ज के बढ़ने से जितना इंक्रीज होता है उतना रेडियस के बढ़ने से इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है, उतना लैटिस एंथैल्पी में इंक्रीज नहीं होता। इसका मतलब कि चार्ज को आप क्या करोगे, जब दोनों अपोजिट आने लगे तो चार्ज वाले आंसर को मार्क करो। चार्ज क्या होगा? डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए?
किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? चार्ज के अकॉर्डिंग। तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो यही था। क्लियर? अब ये लैटिस एंथैल्पी से जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। आज का टॉपिक हो गया अपना खत्म। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।